नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए लाते हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को भी देखा जाता है और उसी के अनुरूप प्रश्नों को इसमें हम शामिल करते हैं। परंपरागत सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के साथ साथ इसमें हम करंट अफेयर्स के सवाल भी लगातार शामिल कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, आगामी यूपीपी, गन्ना पर्यवेक्षक, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी और यूपीपीएससी सहित तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जो आगामी दिनों में होने वाली हैं, जिनकी आयोगों के द्वारा तिथियां भी घोषित की जा चुकी हैं और वहां पर हमारी यह सीरीज बहुत निर्णायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि बहुविकल्पी प्रवृत्ति के प्रश्न इसमें हम पूछ रहे हैं, सही उत्तर बताने के अलावा जो 3 विकल्प बचते हैं उन पर भी हम चर्चा करने का भरसक प्रयास करते हैं। तो बिना देरी की आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न भी हमारा भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है वह संविधान की किस अनुसूची में किया गया? 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 5वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां भी बताई गई हैं। पहली सूची है संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची के विषयों पर कानून भारत की संसद बनाएगी, भारत की संसद संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर सामान्य परिस्थितियों में राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा और समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य अर्थात भारत की संसद और राज्यों के विधानमंडलों को कानून बनाने की छूट प्रदान की गई है। यदि एक ही विषय को लेकर के केंद्र और राज्य अर्थात राज्य के विधानमंडल और भारत की संसद के बीच में यदि टकराव की स्थिति आती है तो भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानून को प्रमुखता दी जाएगी। यहां पर जो संघ सूची विषय, इन पर कानून कौन बनाएगा? तो भारत की संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, विधानमंडल। सामान्य परिस्थिति तात्पर्य यह है कि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि राज्य में जब आपातकाल की घोषणा हो जाए, संविधान में व्यवधान उत्पन्न होने पर या संवैधानिक उपचारों का पालन न करने पर यह संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से लिखित सिफारिश की गई है और वहां पर संविधान का अनुच्छेद 356 प्रभावी है। तो ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा, तब राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बना सकती है और संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा को संविधान के अनुच्छेद 249 में यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राज्य विधानमंडल के किसी भी विषय को या राज्य सूची के किसी भी विषय को अगर वह राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को हो जाता है और 2 या 2 से अधिक या एक राज्य की सहमति पर भी भारत की संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषय पर संसद भी कानून बनाएगी, संसद भी बनाएगी और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल भी कानून बनाएंगे और यदि दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को प्रमुखता प्रदान की जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बचे वाले विकल्पों पर। पहला विकल्प यहाँ पर दिया है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन और वहां का उनका जो नियंत्रण है उसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उनका नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके प्रावधान संविधान की 5वीं अनुसूची में किए गए। अब बात करते हैं 4थी अनुसूची की। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात कही गई, सीटों के
आवंटन की बात कही गई है, अर्थात किस राज्य को राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व दिया जाए, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, भी याद रखिएगा, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात कही गई है। अब यहां पर दिया हुआ है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आठवीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। ठीक है, आठवीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। और आठवीं अनुसूची में मूलतः मतलब यह कि जब संविधान लागू हुआ ठीक है, मूलतः आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, 14 भाषाएं शामिल थी। आठवीं अनुसूची में जब संविधान लागू हुआ है तब 14 भाषाएं शामिल थी, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब हम जानेंगे कि 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं से 22 भाषाओं का होने का जो क्रम है, कौन कौन से विधान ऐसे रहे, कौन कौन से संशोधन रहे जब इसमें वृद्धि की गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ष, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्ष 1967 में, ठीक है, वर्ष 1967 में संविधान में एक संशोधन होता है 21वां, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1967 में भारत के संविधान में एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब भाषाओं की संख्या यहां पर हो जाती 15। इसके पश्चात अगर दूसरा संशोधन आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा हुआ और किस वर्ष हुआ, जब संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया, तो वर्ष 1992 में। ठीक है, वर्ष 1992 में संविधान में संशोधन होता है 71वां, 71। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा, इस 71वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन के द्वारा भारत का जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ठीक है, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इसके बाद एक तीसरा संशोधन होता है वर्ष 2004 में। ठीक है, वर्ष 2004 में संविधान में एक संशोधन होता है और उसका क्रम है 92वां, 92 अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन। ठीक है, इसके द्वारा भारत के संविधान में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ठीक है, बोडो को भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में आपसे पूछा जाएगा कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, तो 14 थी, वर्तमान में कितनी है, तो 22 हैं। और यह भी आपको याद रखना है कि वर्ष 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है, इसमें भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। वर्ष 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, इसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा जाता है। और वर्ष 2004 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को भारत के संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा जाता है। तो यहां पर 14 से लेकर के 22 तक की जो भाषाएं हैं 8वीं सूची में, उसकी पूरी व्याख्या आपको यहां पर दी गई है। भविष्य में यदि आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो वहां पर हमारी यह जो व्याख्या है वो बहुत निर्णायक सिद्ध होने वाली है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस वायसराय के शासनकाल में मनाया था? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, वेवेल, माउंटबेटन, लिन लिथगो और अंतिम विकल्प यहां पर है वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन। तो 4 विकल्पों में आपको ये बताना कि मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का विकल्प ए वाला सही है। उस समय भारत के वायसराय थे वेवेल वायसराय थे। और 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान
अर्थात एक नए राष्ट्र की मांग की गई, द्विराष्ट्र सिद्धांत की भावना को आगे बढ़ाया गया और यह कहा गया कि आजादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी किया जाएगा, एक नया राष्ट्र बनना है जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग ने, आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया। नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और पाकिस्तान की मांग वहां पर रखी गई, याद रखिएगा। वेवेल के पश्चात भारत के वायसराय बनते हैं माउंटबेटन, और माउंटबेटन के समय ही भारत आजाद हो जाता है, भारत को आजादी मिल जाती है माउंटबेटन के समय में, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 4 विकल्प यहां पर है, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान किस राज्य में है? 4 विकल्प आपको दिए गए, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, गुजरात में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जो उद्यान है वह स्थित है, कच्छ की खाड़ी के पास है, यह भी याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है। वहां पर एक शहर है द्वारका, बहुत पौराणिक नगरी है, द्वारका के अवशेष हैं, तो द्वारका जिला के पास में यह स्थित है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और यहां पर प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता का यहां पर प्रचुर भंडार भी पाया जाता है और कोरल रीफ भी यहां पर पाई जाती है, बहुत सारे समुद्री जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो उनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक सींग वाले गैंडे की आबादी कांजीरंगा के पश्चात सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? संभवतः प्रश्न आपने देखा होगा कि भारत में एक सींग वाले गैंडे का प्राकृतिक आवास क्या है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से राज्य में है, या एक सींग वाले गैंडे की आबादी भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है। ऐसे प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यह प्रश्न को नई प्रवृत्ति का मिलता जुलता है, एक सींग वाले गैंडे की आबादी कांजीरंगा के पश्चात कहां सबसे ज्यादा पाई जाती है? 4 विकल्प यहां पर है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव। 4 विकल्पों में आपको यह बताना है कि कांजीरंगा के अलावा भारत में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे की आबादी कहां पर पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जल्दापारा। जल्दापारा कहां पर है? तो जल्दापारा पश्चिम बंगाल राज्य में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है और वहां पर कांजीरंगा कहां पर है? तो असोम में, याद रखिएगा, कांजीरंगा कहां पर है? असोम राज्य में है और एक सींग वाले गैंडे का प्राकृतिक आवास भी है। उसके अलावा अगर भारत में सबसे ज्यादा कहीं पर आबादी पाई जाती है या सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास पाया जाता है कांजीरंगा के बाद, तो आपको बताना जल्दापारा पश्चिम बंगाल। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। अगला विकल्प यहां पर दिया दाचीग्राम। दाचीग्राम भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और यह श्रीनगर के निकट है, श्रीनगर के निकट में स्थित है और विशेषता हंगुल के लिए जाना जाता है, ठीक है, हंगुल के लिए यह प्रसिद्ध है, हंगुल का प्राकृतिक आवास भी है। अगला विकल्प यहां पर दिया गिर कहां पर है? यह गुजरात राज्य में है, ठीक है, गुजरात, और एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास पाया जाता है गिर गुजरात में। अब लास्ट वाला विकल्प यहां पर बचा है केवलादेव। केवलादेव कहां है? तो यह राजस्थान में है। राजस्थान में किस जनपद में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भरतपुर, ठीक है, भरतपुर में यह स्थित है, राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? वर्ष 1905 के घटनाक्रम को अगर हम देखें तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, महात्मा गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, आचार्य विनोबा भावे और लाला हरदयाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। विकल्प बी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि वहां पर जो भारतीय छात्र थे, भारतीय छात्रों पर नस्ल भेद का आरोप न लगाया जाए, वो नस्लवाद के शिकार न हो और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वहां पर लोगों को एकजुट किया जाए, भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया जाए। ऐसा करने वाले प्रमुख समाज सुधारक राजनेता श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। उनके द्वारा वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई और सब भारतीयों को वहां पर संगठित करने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता
भावनात्मक रूप से उनको हम राष्ट्रपिता की पदवी भी देते हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा भारत में अनेकों जन आंदोलन चलाए गए। चंपारण का सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत की धरती पर किया जाने वाला पहला सत्याग्रह है। तत्पश्चात उनके द्वारा आज़ादी की लड़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया और वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के पश्चात अगले वर्ष उनके द्वारा खेड़ा गुजरात में है और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 2 जन आंदोलनों को भी सफल रूप से आयोजित किया गया। और महात्मा गांधी के द्वारा किया जाने वाला पहला जन आंदोलन, अगर देखा जाए श्रमिक जन आंदोलन आपसे पूछा जाएगा तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। तत्पश्चात उनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया, दांडी मार्च का आयोजन भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और यह भी याद रखिएगा कि अंतिम जो आंदोलन था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। आचार्य विनोबा भावे के बारे में जान लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक हैं। भूदान आंदोलन का प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किया था। याद रखिएगा, पूर्व की परीक्षा में पूछा गया, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से इसका मतलब इनके द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और यह प्रथम भारतीय व्यक्ति है, ऐसे पहले भारतीय हैं ये व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। रेमन मैग्सेसे, ठीक है, मैग्सेसे अवार्ड विजेता है। ये पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। रेमन मैग्सेसे एक पुरस्कार है जो फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। वहां के दिवंगत राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है और इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। याद करिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। पहले भारतीय आपसे पूछा जाएगा जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, आचार्य विनोबा भावे। अब हम बात करते हैं अंतिम विकल्प में दिए लाला हरदयाल के द्वारा वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, गदर पार्टी का गठन किया गया और गदर पहले एक समाचार पत्र था जिसका पहला अंक उर्दू भाषा में छपा हुआ था और भारत से बाहर रह करके भारत की आजादी को आगे बढ़ाने के लिए, आजादी के लिए लड़ने के लिए, आजादी को प्राप्त करने का बीड़ा इन्होंने उठाया था अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल, गदर पार्टी आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? 4 यहाँ पर तीर्थ स्थल दिए हुए हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार चारों बहुत पवित्र स्थल है, बड़ा इनका महत्व, पौराणिक महत्व भी, आध्यात्मिक महत्व भी है। बद्रीनाथ, उज्जैन, रामेश्वरम और तिरुपति बालाजी। बद्रीनाथ, उज्जैन, रामेश्वरम और तिरुपति बालाजी। 4 विकल्पों में आपको बताना है कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, वह सबसे निकटतम कहां पर, या उसके सबसे निकटतम कौन सा तीर्थ स्थल इसमें इनमें का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन कहां पर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में है और इन विकल्पों के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है, याद रखिएगा। वहां पर एक ज्योतिर्लिंग भी है भगवान शिव का। बद्रीनाथ यह कहां पर है? तो उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है और एक बहुत पवित्र स्थल है। रामेश्वरम कहां है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है और कर्क रेखा के सबसे नजदीक उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आधात्मिक खनिज है? मैग्नीशियम, सिल्वर, जिप्सम और बॉक्साइट। 4 विकल्पों में आपको यह बताना है कि इनमें का ऐसा कौन सा खनिज है जिसको धातु की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जो है वह एक आधात्मिक खनिज है। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहां पर? इसको IAEA भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है IAEA। ठीक है, परमाणु ऊर्जा की निगरानी करने वाली ये प्रमुख संस्था है। इसका उद्देश्य यह है कि परमाणु ईंधन का प्रयोग शांतिपूर्वक किया जाए, मानवीय कार्यों के लिए किया जाए, अर्थात उसका दुरुपयोग न किया जाए। और यह IAEA जो है यह वर्ष 1957 में स्थापित है। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे वर्ष 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब है यूएनओ, तो यूएनओ के अंतर्गत यह एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, स्वायत्त
संस्था है, याद रखिएगा यूएनओ के अंतर्गत यह एक स्वायत्त संस्था है और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना, ठीक है, वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, वहां पर इसका मुख्यालय है। और यह संस्था परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो भी खनिज है उनकी निगरानी करती है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व में परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो हथियार बनते हैं उनकी होड़ न लगने पाए, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग गैर सैन्य प्रयोग ही किया जाए, सैन्य प्रयोग पर पाबंदी लगा दी जाए, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यहां पर काहे का मुख्यालय है? तो सार्क का सचिवालय या मुख्यालय यहां पर है, दक्षेस जिसको कहते हैं, दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां है? आपको बताना, काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी। ब्रुसेल्स ये कहां पर है? तो ये बेल्जियम में, ठीक है, याद रखिएगा, बेल्जियम में है। और यहां पर नाटो का मुख्यालय है, एक प्रमुख सैन्य संगठन है नाटो, जो अप्रैल 1949 में बना और पिछले कई वर्षों से बहुत चर्चा में बना हुआ है नाटो। तो नाटो एक दुनिया का प्रमुख सैन्य संगठन है, उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और वो बेल्जियम है, याद रखिएगा, नाटो। नैरोबी ये केन्या में है, केन्या, ठीक है, यहां पर हाँ, ये अफ्रीका महाद्वीप में केन्या में स्थित, याद रखिएगा। और यहां पर बहुत सारे सम्मेलन भी हो चुके हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के। तो नैरोबी कहां पर है? केन्या में। उत्तर प्रदेश में तरकुलहा मेला कहाँ आयोजित होता है? तरकुलहा मेला, यह उत्तर प्रदेश के आर्ट कल्चर से लिया गया प्रश्न है। तरकुलहा मेला आपको बताना है कहां पर लगता है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और पहला विकल्प है प्रयागराज में, दूसरा गोरखपुर में, तीसरा फर्रुखाबाद में, चौथा मेरठ में। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो तरकुलहा मेला जो है वह गोरखपुर में लगता है। गोरखपुर में एक बहुचर्चित स्थान है चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा, याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? वर्ष 1922 में हुआ था और 4 और 5 फरवरी 1922 की घटना है। और इस घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था 12 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा कहां पर है? गोरखपुर में। वहां पर तरकुलहा मेला लगता है, वहां पर एक देवी जी का मंदिर भी है और क्षेत्रीय स्तर पर इसकी बहुत मान्यता है। तो वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ स्थल है, आर्ट कल्चर से लिया गया प्रश्न है गोरखपुर। गोरखपुर में एक और मेला लगता है खिचड़ी मेला, ठीक है, याद रखिएगा, खिचड़ी मेला। आपसे पूछा जाएगा खिचड़ी मेला कहां लगता है? तो गोरखपुर में लगता है। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है और माघ का मेला लगता है। फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला लगता है, रामनगरिया, ठीक है, रामनगरिया मेला लगता है पांचाल घाट पर। पांचाल घाट कहां है? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे फर्रुखाबाद में है। और इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है, मिनी कुंभ भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, नौचंदी मेला कहां लगता है? तो मेरठ में लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? हाल फिलहाल के दिनों में समाचार पत्र पत्रिकाओं में बहुत सुर्खियां बनी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल जो है वह बढ़ा दिया गया है और मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही पंचायत का प्रशासक मान लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा। तो यहां पर प्रश्न बनने की संभावना है कि स्थानीय निकायों का चुनाव कौन संपन्न कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग, स्थानीय निर्वाचन अधिकारी, या भारत सरकार, या राज्य निर्वाचन आयोग? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह चुनाव करवाया जाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं और स्थानीय निकायों का संबंध संविधान की 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची से है, 12वीं अनुसूची से है, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची से है। तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो कौन कौन से चुनाव संपन्न करवाता है? तो पहला चुनाव वह संपन्न करवाएगा ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव ग्राम पंचायत का करवाएगा। दूसरा क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। तीसरा चुनाव करवाएगा जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ही संपन्न करवाएगा। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ पर 11वीं अनुसूची की। अब हम बात करेंगे 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची में सबसे पहले आएगा नगर पंचायत के अध्यक्ष
और सदस्यों का चुनाव कौन करवाएगा? आपका जवाब होगा वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग। और इसके बाद आएगा नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद, इसका चुनाव कौन करवाएगा? अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाएगा। और इसके बाद आएगा नगर निगम के अध्यक्ष और सदस्य पार्षदों का चुनाव कौन करवाएगा? मेयर, जिसको महापौर भी बोलते हैं। तो नगर निगम के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव भी राज्य का निर्वाचन आयोग ही करवाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव की पूरी जो प्रक्रिया है उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। उसको संविधान में अथॉरिटी दी गई है और उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 के में किया गया है। ग्राम पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष अर्थात 11वीं सूची, नगर पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सदस्य और अध्यक्ष और नगर निगम अर्थात जिसको हम लोग महापौर या मेयर बोलते हैं उसका चुनाव और संबंधित पार्षदों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं। प्रश्न एक बार हम दोहरा रहे हैं, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं और उत्तर प्रदेश का नव सृजित नगर निगम कौन सा, सबसे नया कौन सा है स्थापना के क्रम में, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यह भी संवैधानिक है, राज्य निर्वाचन आयोग भी। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में है। इसके प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, लोकसभा का चुनाव करवाना, राज्यसभा का चुनाव करवाना, विधान परिषद का चुनाव करवाना, विधानसभा का चुनाव करवाना और मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव के पूर्व आदर्श आचार संहिता को लागू करना, नए मतदाताओं के समूह को शामिल करना और जो मृतक हैं उनके नामों को निर्वाचक नामावली से निकालना और निर्वाचन क्षेत्रों की समीक्षा करना और दलगत या किसी भी प्रकार की धांधली आरोप अगर चुनाव में लगता है तो उसकी निष्पक्ष जांच करना और चुनाव संबंधी सारी प्रक्रिया करके निष्पक्ष चुनाव परिणाम को जारी करने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 25 जनवरी वर्ष 1950 को किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। यह एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके सामने है, पिघले हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों के निक्षेप को क्या कहा जाता है? हिमोड़, एस्कर, ड्रमलिन और सर्ग, तो उसको हिमोड़ कहा जाता है, याद रखिएगा हिमोड़। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सोडियम और पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट, सोडियम और पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण जल में स्थायी कठोरता पाई जाती है। अगला प्रश्न, महाभोज नामक उपन्यास किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, जयशंकर प्रसाद, अरविंद अडिगा और तस्लीमा नसरीन। तो यह जो उपन्यास है यह राजनीति से प्रेरित है और मन्नू भंडारी का एक प्रसिद्ध उपन्यास, याद रखिएगा मन्नू भंडारी का यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है और राजनीति से यह उपन्यास जो है वह प्रेरित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाँ सॉरी विकल्प यहां पर दिया हुआ जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी, ठीक है, छायावादी युग में इनको रखा जाता है, हिंदी के छायावादी लेखक रहे हैं, समालोचक रहे हैं और इनकी अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी, आंसू, झरना, लहर और ध्रुव स्वामिनी जैसे ग्रंथों की रचना की गई, पुस्तकों की रचना की गई। और अगर हम बात करें तस्लीमा नसरीन की और अरविंद अडिगा की सबसे प्रसिद्ध रचना है व्हाइट टाइगर, ठीक है, व्हाइट टाइगर जो है वह अरविंद अडिगा की सबसे प्रमुख रचना है, व्हाइट टाइगर, याद रखिएगा। तस्लीमा नसरीन की सबसे प्रमुख रचना है लज्जा, ठीक है, लज्जा जो है आपसे पूछा जाएगा किसकी रचना है तो तस्लीमा नसरीन की है लज्जा, सबसे चर्चित है। अभी हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, नाम दिया हुआ है मार्को रूबियो जो है वो भारत की यात्रा पर थे। आपको देश बताना, चीन, रूस, अमेरिका और जापान। तो वो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, भारत के दौरे पर थे और भारत से बहुत सारे समझौते वो कर करके गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भी हाल ही में पीएम अजय नामक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हाल ही में पीएम अजय नामक पोर्टल और मोबाइल
मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी करना, अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाओं की वास्तविक निगरानी करना, आपदा प्रबंधन, यातायात की रियल टाइम जानकारी। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। पीएम अजय नामक पोर्टल का या मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति से संबंधित जो योजनाएं हैं उनकी वास्तविक रूप से निगरानी करने का कार्य इसका है। किस राज्य ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 प्रारंभ किया गया? जल संरक्षण को लेकर के जो स्रोत है उनको संरक्षित किया जा रहा है, उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है और अभियान का नाम रखा गया वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? 4 विकल्प यहां पर है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। विकल्प एक बार हम पुनः पढ़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हम उम्मीद करते हैं आप अपने उत्तर तक पहुंच भी चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। ठीक है, भजन लाल शर्मा जी की ये एक बहुत ही अद्भुत पहल है, बहुत ही सराहनीय पहल है। भजन लाल शर्मा जो हैं वह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी ये पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, बहुत जल्दी इनको विधानमंडल दल का नेता चुना गया है, शुभेंदु अधिकारी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला सवाल आपके सामने, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में किसके द्वारा आमा दीदी बहिनी बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? ये महिलाओं को ध्यान में रख करके एक पिंक बस सेवा शुरू की गई। याद रखिएगा, महिलाओं को ध्यान में रख करके, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके पिंक बस सेवा शुरू की गई है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में। तो आपको ये बताना इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति। तो इसका शुभारंभ किया गया है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, याद रखिएगा। तो आज की श्रृंखला कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप सभी के सुझाव से हमारी टीम को बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक तथ्य हमारे सामने आते हैं। जय हिंद, जय भारत।